नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे समास। इससे पहले हमने संधि को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक प्राप्त कर लें और उन वीडियोस को पहले ज़रूर देखें। और प्रत्येक आने वाले वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके पूरा है वो समझ में भी आ जाए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है अपना समास। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। तो समास टॉपिक शुरू करते हैं। समास का वैसे विच्छेद देखें, संधि विच्छेद देखें तो इसका कुछ संधि विच्छेद इस तरीके से होगा। समधन आस, समधन आस। सम का तात्पर्य होता है पास और आस का तात्पर्य होता है बैठना, पास बैठना। और अगर इसके विलोम शब्द की अगर बात करें तो समास का विलोम शब्द होता है व्यास। वैसे समास का अर्थ होता है छोटा कर देना या संक्षिप्त कर देना। समास का अर्थ होता है छोटा कर देना या संक्षिप्त कर देना। ये क्या करता है, दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, उनके बीच में से जो विभक्ति चिन्ह होती है, कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका लोप करके उस वाक्य को, उस शब्द पद को छोटा बना देते हैं। जैसे एक शब्द पद है, जैसे विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो इनमें से हमने बीच में से ये के लिए हटा दिया, ये कारक चिन्ह है, ये विभक्ति चिन्ह है, तो इसका स्वरूप कुछ इस तरीके से बनेगा, विद्यालय। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है ये सामासिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे परिभाषा के संदर्भ में। समास, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात उसको छोटा बना देना। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की जो विभक्तियाँ होती है उनका लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जो बीच में से विभक्तियों का लोप करने के बाद में जो प्रोसेस बनती है उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये पूरा शब्द है, पद है, रसोई के लिए घर। तो शब्दों में से के लिए जो विभक्ति है, के लिए जो विभक्ति है उसका लोप करने पर नया शब्द बना है रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। यानी के लिए विभक्ति को हमने जैसे निकाल दिया तो इसका कैसे बन गया, रसोई घर। तो इतना हम देखने के बाद में हमें पता चल जाता है कि हाँ ये शब्द किस लिए बना है, रसोई के लिए घर बना है। ठीक है, आगे है किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कोई भी समस्त पद है या सामासिक शब्द है तो उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की, यानी विभक्ति सहित उनको अलग अलग करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, हम समास का विग्रह कहते हैं। जैसे हमने किया था रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समास का विग्रह कहेंगे। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। तो ये जो विद्या के लिए आलय, ये जो प्रक्रिया की हमने, इसको हम सामासिक प्रक्रिया कहेंगे या सामासिक विग्रह कहेंगे। माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे समास की परिभाषा के संदर्भ में। अब समास के प्रकार के अगर बारे में बात करें हम, तो इसके प्रकार कुछ अलग अलग निकल के आते हैं। कहीं कहीं 4 होते हैं, कहीं 5 होते हैं और कहीं 6 हो जाते हैं। तो समास के प्रकारों के अगर बात करें तो सामान्यतः समास के प्रकार अगर पूछें, केवल समास के प्रकार, तो 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पदों की प्रधानता के आधार, पदों की प्रधानता के आधार पर अगर समास के प्रकार पूछ ले तो वहाँ 4 प्रकार होंगे। कौन से होंगे, 4 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। पदों की प्रधानता के आधार समास के 4 भेद होते हैं या 4 प्रकार होते हैं।
पहला उसमें प्रकार होता है प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान। दूसरा होता है दूसरा पद प्रधान। और तीसरा होता है उभय पद प्रधान। और चौथा होगा आपके उभय पद अप्रधान। ये चार है वो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, तीसरा दोनों ही पद प्रधान अर्थात उभय पद प्रधान, और चौथा है वो उभय पद अप्रधान। तो अब इन चारों में वही सब समास प्रयुक्त होंगे जो समास हमने 6 प्रकार पढ़े हैं, या से 6 प्रकार में जो हम समास पढ़ेंगे। तो प्रथम पद प्रधान के अंतर्गत कौन से आएंगे? अव्ययीभाव समास आएंगे। कौन सा आएगा? अव्ययीभाव समास आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा, या अभी पता चल रहा है कि प्रथम पद किस में प्रधान होता है? अव्ययीभाव समास में होता है। और द्वितीय पद या दूसरा पद प्रधान की अगर बात करें तो इसमें आएंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। उभय पद प्रधान की अगर बात करें तो इसमें आएंगे द्वंद्व समास। कौन सा आएगा? द्वंद्व समास। और उभय पद अप्रधान की बात करें तो वहां बहुब्रीहि समास आएगा। कौन सा आएगा? बहुब्रीहि समास आएगा। दूसरा पद प्रधान में जैसे तत्पुरुष समास आएगा। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास आते हैं और द्विगु समास आते हैं। तो ये तीनों समास है वो दूसरे पद प्रधान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये तो पदों की प्रधानता के आधार पर बात हुई। और अगर मूल रूप में समास के प्रकार पूछे, मूल रूप से समासों के प्रकार, तब मूल रूप से समास के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? 5 प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है आपके केवल समास, केवल समास। दूसरा होगा अव्ययीभाव समास। तीसरा होगा आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 2 प्रकार होंगे, एक तो होगा समानाधिकरण समास तत्पुरुष समास, और दूसरा होगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा आपके कर्मधारय और दूसरा आएगा द्विगु। ठीक है। और व्याधिकरण समास के अंदर तत्पुरुष समास जो है उसका व्याधिकरण भाग है, उसके अंतर्गत समास के 6 प्रकार आएंगे। कौन से? जो हमने कारक में पढ़े हैं। जो कारक में 8 भेद पढ़े थे उनमें से एक तो पहला और एक अंतिम, वो दोनों तत्पुरुष के व्याधिकरण के उदाहरण भेद नहीं है। एक तो कर्ता नहीं है और एक संबोधन नहीं है। संबोधन और कर्ता इन दोनों में नहीं आएंगे, और बाकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ये 6 है वो तत्पुरुष समास के व्याधिकरण के भेद माने जाते हैं। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद में एक होगा आपके चौथा बहुब्रीहि समास, और 5वां हो जाएगा द्वंद्व समास। 5वां द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये समास में मूल रूप से समास के 5 भेद माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने समास के 3 प्रकार पढ़े। 3 प्रकारों में एक तो 4 प्रकार के होते हैं समास, जो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। और दूसरा होता है मूल रूप में समास के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। और समास के भेद अगर सीधे पूछ लें तो समास के भेद 6 प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या है? हमने पढ़ लिया है कि अव्ययीभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद या तो प्रधान होगा या पूरा ही जो शब्द है वो क्या होगा? अव्ययी होगा। पहला पद प्रधान, पूरा ही पद या पूरा
शब्द है वो क्या होगा, अव्ययी शब्द होगा। अव्ययी वो शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई भी तरीके से बदलाव नहीं होता है। ठीक है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्ययी की तरह प्रयुक्त हो तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा। अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति होने के बाद में भी क्या होता है कि वो दोनों शब्द क्या होते हैं, अव्ययी के जैसे प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर है, घर घर है, तो एक शब्द की दूसरी बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये होगा प्रत्येक घर, घर घर, प्रत्येक घर, हर घर या किसी भी घर को न छोड़कर, तो ये एक अव्ययी पद का अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा और ये पूरा अव्ययी की तरह प्रयुक्त हो रहा है। प्रत्येक घर अव्ययी की तरह प्रयुक्त हो रहा है। जैसे रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, तो ये सारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त जो पद होते हैं वो भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो इसमें अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूरा पद ही क्या होता है, अव्ययी होता है। और एक ऐसा शब्द जिसकी दोबारा पुनरावृत्ति होती है और वो जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद में अव्ययी की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। और संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो इसके अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सारों को मैंने सम्मिलित करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार। ठीक है। उसके बाद में प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन और हर दिन, प्रत्येक, हर एक, एक एक और प्रति एक, प्रत्यक्ष अक्षी के आगे, घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में। ठीक है। ये एक शब्द दूसरी बार पुनरावृत्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है और जब ये मिल रहा है तो ये अव्ययी की तरह प्रयुक्त हो रहा है। रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ, आमरण मरने तक और मरण पर्यंत, असमुद्र समुद्र पर्यंत। आगे है अनुकूल, जैसा कूल है वैसा, यावत जीवन, जीवन पर्यंत, निर्विवाद, बिना विवाद के, दरअसल, असल में, और बाकायदा, कायदे के अनुसार। ये सारे शब्द है वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है। तो इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका दोहरान करें तो आपके कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है, पहला जिसमें पहला पद प्रदान होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा जिसमें दूसरा पद प्रदान होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रदान होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद परपद, जिसे हम परपद भी कहते हैं, प्रदान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। ठीक है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियाँ जो न, कर्ता की विभक्ति है ने और संबोधन की है ओ अरे, ये तीनों विभक्तियाँ, चारों विभक्तियाँ हैं वो इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत प्रयुक्त नहीं होगी। जो हमने पीछे कारक पढ़े थे तो वो कारक के जो 8 भेद माने जाते हैं, उन 8 भेदों में से 6 भेद है वो तत्पुरुष समास के अंदर प्रयुक्त होंगे उपभेदों के अंतर्गत। तो उनमें जो कर्ता कारक है वो और अंतिम जो कारक है संबोधन, वो इसके अंतर्गत प्रयुक्त नहीं होगा। समास जो कौन सा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं होगा। तो कर्म और कर्म के बाद में संबंध तक जितने भी है वो सारे इसमें प्रयुक्त होंगे। तो ये इनके अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपपद
होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को। कर्ता ने कर्म को, कर्म की क्या होती है? को विभक्ति चिन्ह होती है। तो समास जब विग्रह करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? को विभक्ति चिन्ह से युक्त कोई भी पद बनेगा तो वो कर्म तत्पुरुष का पद बनेगा। जैसे कृष्णार्पण है तो कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त। ठीक है, अगला है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से या के द्वारा, स या के द्वारा साधन के रूप में प्रयुक्त होती है हमेशा कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह। तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त या हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित। दयार्द्र, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। ये तो है कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण। इसके बाद में संप्रदान तत्पुरुष की तरह उदाहरण। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान की जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए प्रयुक्त होती है, के लिए। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरीके से होगा, जैसे हवन सामग्री तो हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। ठीक है, अगला है अपादान तत्पुरुष समास। तो ये क्या करता है? पृथकता का बोध करवाता है। से पृथक इसकी विभक्ति चिन्ह है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। ये है वो इनकी विभक्ति चिन्ह है। रा, रे, री, ना, ने, नी ये इसके अंदर प्रयुक्त नहीं होते हैं, सिर्फ का, के, की ही प्रयुक्त होते हैं। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। ये संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण माने जाएंगे। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में, पे, पर, ये इसकी विभक्ति चिन्ह है और इनके कुछ उदाहरण हैं। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घी में पका अन्न। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव या कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन जाए इसलिए आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल हम द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और क्रमधारय समास के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।